हेलो एंड वेलकम टू अपना क्लासरूम। आज हम लोग आधुनिक भारत का दो टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे इतिहास की अध्याय में जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसी घटना है जिसको हम चाह के भी भुला नहीं सकते हैं। और ये एक ऐसी घटना है जिसको मुझे लगता है कि छोटे से बच्चे को भी ये थोड़ी बहुत जानकारी होगी इस घटना के बारे में। और एक इतनी दर्दनाक और निर्ममतापूर्ण घटना है कि जिसे भुलाना हम भारतीयों के लिए बहुत ही कठिन होगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुई थी। तो ये घटना थी क्या कि अमृतसर में इस दिन बहुत सारे गांव वाले एक मेले में शिरकत करने के लिए यहाँ जमा हुए थे। एक मेले का आयोजन किया गया था और इसी मेले में शिरकत करने के लिए बहुत से गांव वाले जमा हुए थे, एकत्रित हुए थे। और मेला जहाँ भी होता है वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो यहाँ हुआ क्या कि यह मैदान चारों ओर से बंद था, चार दीवारी से, ऊंची ऊंची दीवारी से बंद था। और इसमें प्रवेश करने का मात्र एक ही द्वार था। लोगों को यह पता भी नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लागू है। दोस्तों, मैंने ये लास्ट क्लास चर्चा किया था कि मार्शल लॉ क्या है। ये मार्शल लॉ आप देख रहे होंगे, ये मार्शल लॉ क्या है। मार्शल लॉ मैंने लास्ट क्लास आप लोग को समझाया था कि ये कर्फ्यू वर्ड को आप लोग समझ रहे होंगे। तो वो एक कर्फ्यू के जैसा ही एक कानून था। यानी कि आप एक जगह मार्शल लॉ के तहत एकत्रित होकर किसी भी भीड़ में शामिल नहीं हो सकते, या फिर एक जगह एकत्रित होकर किसी प्रकार की सभा का आयोजन नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते इस कानून के तहत। यानी कि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट की घटना के बाद मार्शल लॉ को जब लागू किया गया था, और उसी दौरान की यह घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो जब जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे इस मेले में, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ थी, लेकिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को मार्शल लॉ के बारे में लागू नहीं था। और इसी लॉ को अनुसरण करते हुए जब जनरल डायर को पता चला कि जलियांवाला बाग में एक मेले का आयोजन किया गया है और काफ़ी भारतीय वहाँ पे एकत्रित हुए हैं मेले में शिरकत करने के लिए, तो इस घटना की जानकारी जैसे ही जनरल डायर को प्राप्त होती है, वह हथियारबंद सैनिकों के साथ आकर अंधाधुंध गोली उसमें उस बगीचे में चला देता है और उस द्वार को पहले बंद कर देता है और वहाँ से निकलने के सारे रास्ते को बंद करके वहाँ पे गोली चलाने का आदेश देता है, जिसमें बहुत लोग घायल भी होते हैं और सैकड़ों लोग मारे भी जाते हैं। तो इस घटना के बाद विद्रोह ने व्यापक रूप पकड़ लिया। तो जैसे ये घटना हुई, ये दर्दनाक घटना हुई, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस घटना का विरोध जताने के लिए जुलूस का आयोजन किया गया। अंग्रेजी दफ्तरों को जलाया गया, बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, पुलिस थानों में हमले किए गए। यानी कि भारतीयों ने विभिन्न प्रकार से अपना विरोध को प्रदर्शित करना शुरू किया। लेकिन सरकार ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। अंग्रेजी सेना इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। एक बात ध्यान देने योग्य है दोस्तों कि इस घटना में जिन हथियारबंद सैनिकों को जनरल डायर यहाँ लाए थे, उसमें से 90 भारतीय सैनिक ही थे। यानी कि भारतीय के हाथों में ही भारतीयों को मारा। यहाँ इस बात का जिक्र मैंने यहाँ किया नहीं है, लेकिन मैं मौखिक आप लोग को बता देती हूँ कि 90 भारतीय सैनिक थे उसमें शामिल, जो जनरल डायर के इशारे पे अपने ही देश के लोगों पे गोलियां दाग दी। तो ये कितनी बड़ी बात है। और भी यहाँ एक छुपा हुआ बात है कि यहाँ मेला चल रहा था, तो इस मेले की खबर आखिर जनरल डायर तक पहुंची कैसे? तो ये भी पहुंचाने वाले एक भारतीय थे। यानी कि भारतीय भारतीय अपना ही अपने दुश्मन बन गए। इस भारतीय का नाम था हंसराज। यही हंसराज नामक व्यक्ति ने अंग्रेजों को जाकर यह खबर दी कि जलियांवाला बाग में एक मेले का आयोजन किया गया है। और इसकी सूचना मिलते ही जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ आकर वहां हमला कर देते हैं, और इस हमले में सैकड़ों भारतीय भारतीय सैनिकों के हाथों ही मारे जाते हैं। यह तो और भी दुखद घटना हो गई। लेकिन यह विद्रोह तो कुचल दिया गया, और हिंसा को जैसे ही फैलते देखा तो महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने उस समय सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट भी खत्म नहीं हुआ। रॉलेट एक्ट के बाद मार्शल लॉ लागू किया जाता है, और मार्शल लॉ के तहत ही इस जलियांवाला बाग की घटना होती है। कि मार्शल लॉ का लागू था, आप लोग को ये बात की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि मार्शल लॉ के तहत आप एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते थे, और उस सिचुएशन में जलियांवाला बाग
का आयोजन किया गया था और उसी के तहत मार्शल लॉ के तहत ही वहाँ गोलियां चला दी गई और सैकड़ों लोग मारे गए। आखिरकार गांधी जी अपना आंदोलन यहाँ से वापस लेते हैं। उसके बाद ये आंदोलन वापस तो ले लिया गया, लेकिन गांधी जी ने देखा कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक न हो तब तक भारत को स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जस्ट उसी दौरान की बात है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है। जैसे आप लोग को बता दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ। तो जस्ट इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था। इसका और भी डिटेल है, मैं अपना डिटेल में नहीं जा रही हूँ अभी। तो तुर्की हार गया था। तो तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ का जो नेता होता है उसको कहा जाता था खलीफा, आध्यात्मिक नेता। जैसे कि हम अपने हिंदू हिंदू धर्म में जैसे कहते हैं कि गुरु जी या पंडित जी, जिसको हम एक अपना धार्मिक गुरु के रूप में समझ सकते हैं। तो उसी तरह इस्लामिक समाज में या फिर इस्लामिक धर्म में खलीफा एक पद होता है, जिस पद को हम आध्यात्मिक नेता, यानी कि मुसलमानों का आध्यात्मिक नेता जो था उसको खलीफा के नाम से जाना जाता था। तो तुर्की जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध में हार जाता है तो खलीफा के सुल्तान के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। तो उस अपमानजनक व्यवहार के कारण भारत के जो मुसलमान थे वो भी काफ़ी नाराज थे, क्योंकि उसके धार्मिक गुरु का अपमान किया जाता था। इसी के खिलाफ भारत के मुसलमानों ने खिलाफत समिति का गठन किया। ये है खिलाफत समिति। तो खिलाफत समिति की शुरुआत किसने की? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा की गई। तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली को संयुक्त रूप से हम अली बंधु के नाम से भी जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान के साथ अपमानजनक व्यवहार किया था, जिससे भारतीय मुसलमान नाराज थे। क्योंकि तुर्की के सुल्तान को मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, इसीलिए भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया। ये खिलाफत समिति का गठन करके खिलाफत आंदोलन चलाया। किसने चलाया? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। देखिए, ये तो संघर्ष था एक मुसलमानों का, लेकिन कुछ हिंदू इसमें असमंजस में थे कि क्या हम इनका साथ दें या न दें। लेकिन गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों का साथ अगर हम देंगे, तो हिंदू अगर एक मुसलमान का साथ देता है तो इससे हमारे भारत की एकता सुदृढ़ होगी। और जब तक भारत की एकता नहीं बनेगी तब तक हमें स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो कांग्रेस के काफ़ी सारे नेताओं में समर्थन और विरोध का भाव था। कुछ लोग चाहते थे, कुछ नेता चाहते थे कांग्रेस के कि खिलाफत समिति का जो आंदोलन चल रहा है, खिलाफत आंदोलन, उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन कुछ नेताओं का मानना था कि नहीं, ऐसा करने से कुछ हो सके, इसका कुछ बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन गांधी जी ये बहुत ही जोर से चाहते थे, बहुत दिल से चाहते थे कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर खिलाफत आंदोलन का हिस्सा बने, ताकि हिंदू और मुसलमान का एकता भारत में बना रहे। और हिंदू और मुसलमान का एकता अगर बनेगा तो हमें स्वराज का रास्ता तय करने में काफ़ी कम समय लगेगा। तो इसीलिए सितंबर 1920 में आखिरकार गांधी जी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए अपने नेताओं को राजी कर लिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर हिंदू मुसलमान की एकता नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहाँ से हमको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी मिल जा रहा है। पहले हो गया कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो दूसरा देखिए, ये हमको ऑब्जेक्टिव मिल रहा है अमृतसर में। ठीक है, ऐसा जैसे मैंने अभी बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो यहाँ एक ऑब्जेक्टिव मिल जा रहा है जनरल डायर ने। ठीक है, अगला है खिलाफत समिति। इसका गठन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। मोहम्मद अली और शौकत अली को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद अली और शौकत अली को संयुक्त रूप से
अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर लिए केवल दो टॉपिक पे। पहला टॉपिक था जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा है खिलाफत समिति। एक क्वेश्चन, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, लगभग 10 क्वेश्चन हमको ऑब्जेक्टिव इससे मिल जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम जैसे ही ये टॉपिक खत्म हुआ अब हम असहयोग आंदोलन के बारे में आगे के क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।